गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं से अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती विचरण के बारे में। ठीक है, आज हम आप लोग को बताएंगे कि अनुक्रमानुपाती विचरण क्या होती है और व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या होती है, किस तरीके से हम गणित में हम अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण को समझ सकते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण के बारे में। तो अनुक्रमानुपाती जो विचरण होती है, ये जो होती है एक तरीके से जब हम दो राशियों की मापन करते हैं, ठीक है, एक तरीके से हम दो राशियों का मापन करते हैं, कोई भी हो, है ना, तो हम मापन करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जब एक राशि का मान बढ़ता है, एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस तरीके की जो विचरण गणितों में होती है वो उसका क्या कहलाती है, अनुक्रमानुपाती विचरण कहलाती है। एक क्या कहलाती है, अनुक्रमानुपाती विचरण कहलाती है। जैसे मैं यहाँ परिभाषा के तौर पर बताना चाहूंगा, तो दो संबंधित राशि को बदलने पर दूसरी राशि का मान बदलता है, अर्थात एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यदि एक राशि का मान घटता है तो दूसरी राशि का मान भी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस प्रकार की जो विचरण होती है वो आपका क्या कहलाती है, अनुक्रमानुपाती विचरण कहलाती है। वो आपको क्या कहलाती है, अनुक्रमानुपाती विचरण कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, बारिश जो है, ठीक है, अत्यधिक बारिश होने पर क्या होती है, पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, अत्यधिक बारिश होने पर क्या होती है, जो नहर होते हैं, नाले होते हैं, तालाब होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जो सूखे रहते हैं, अत्यधिक बारिश होने पर वो पानी के कारण भर जाते हैं। उसमें पानी की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है। और पानी की मात्रा बढ़ने से क्या होती है, जो पानी है उसकी खपत भी बहुत अधिक होने लगती है, उसकी खपत भी क्या है, बहुत अधिक होने लगती थी। यहाँ क्या हो रहा है, अत्यधिक बारिश होने से जो नहर है, नाले, उसमें पानी की मात्रा भी बढ़ी और पानी की मात्रा बढ़ने से क्या होती है, उसकी खपत भी अत्यधिक होने लगती है, उसकी खपत भी क्या होने लगती है, अत्यधिक होने लगती है। तो इस तरीके से हम अगर उसमें एक विचरणात्मक सोच करते हैं तो वहां आप देख सकते हैं एक अनुक्रमानुपाती विचरण हो रही है। किस तरीके से कि पानी जब अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है तो अत्यधिक मात्रा में बारिश होने से क्या होता है, नहर, नाले, तालाब जो है सभी क्या है, भरने लगते हैं, उसमें पानी की जो मात्रा होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, अधिक मात्रा में बारिश होने से वहाँ जो नहर है, तालाब है, झरने है ना, वहाँ जो नदियाँ हैं वहाँ की पानी क्या होती है, पानी की मात्रा जो है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अधिक मात्रा में गिरने से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। और उसमें जो पानी की मात्रा भी है वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे अत्यधिक मात्रा में खपत हो रही है। तो वहाँ क्या हो रही है, बढ़ने से अधिक बारिश होने से पानी की जो मात्रा है बढ़ रही है ना। तो यहाँ क्या हो रही है, एक राशि का मापन जब बढ़ने लगती है तो दूसरी राशि का मापन भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। यानी जब भी हम दो राशियों में संबंध स्थापित करते हैं तो दूसरी राशि का मान यदि बढ़ रही है तो पहली राशि का मान भी बढ़ती है, यदि पहली राशि का मान घट रही है तो दूसरी राशि का मान भी घट रही है। तो इस तरीके की जो विचरण आपको दिखाई देती है वो आपका क्या कहलाती है, एक अनुक्रमानुपातिक विचरण कहलाती है। दूसरा, ये जो विचरण होती है इसमें हमेशा जो दो जगह पर हम जब विचरण करते हैं तो उनके जो मान होते हैं सदैव समान होते हैं। ठीक है, उनके जो बीच की अनुपात होती है वो सदैव क्या होती है, समान होती है, उसके मान जो होती है वो समान होती है। तो यहाँ विचरण के तौर पर यदि हम इसका सूत्र स्थापित करते हैं तो यहाँ क्या हो जाती है, अनुक्रमानुपात विचरण के तहत यहाँ x1 बटा y1 उसी तरीके बराबर उसकी जो अनुपातिक मान होती है वो भी बराबर होती है, तो x2 बटा y2 हो जाती है। तो ये जो होती है एक अनुक्रमानुपाती विचरण का सूत्र कहलाती है। इस सूत्र से हम विभिन्न सवालों को हल कर सकते हैं, अनुक्रमानुपाती वाले विचरण वाले सवालों को हल कर सकते हैं। ये हो गया आपका अनुक्रमानुपाती विचरण। अब क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। अब क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। इसकी परिभाषा के मैं बताना चाहूंगा, जब दो चर राशियों में परस्पर इस प्रकार संबंध हो कि उनमें एक राशि का जो मापन बढ़ने पर दूसरी राशि का जो मापन है कम हो जाती है, या जो पहली राशि का मान कम होने पर दूसरी राशि का जो मान है वो क्या होने लगती है, दूसरी राशि की जो मान है वो बढ़ने लगती है। तो इस तरीके की जो विचरण आपको दिखाई देती है वो आपका एक व्युत्क्रमानुपाती विचरण
कहलाती है, वो आपका क्या कहलाती है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहलाती है। और इसमें जो राशि होती है, दोनों राशि का जो मान होता है एक स्थिर मान होता है, एक स्थिर मापन के रूप में होता है। तो इस तरीके की जो विचरण कहलाती है वो आपका क्या कहलाती है, एक व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहलाती है। क्या कहलाती है आपका, एक व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहलाती है। इसका सूत्र हम बताते हैं, जिसकी जो सूत्र होती है x1 × y1 बराबर क्या हो जाती है, x2 × y2। ये क्या है, एक सूत्र स्थापित कर दिया गया है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण करके कुछ सवालों को हल कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी सवाल है उसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक व्युत्क्रमानुपाती विचरण और अनुक्रमानुपाती विचरण। ध्यान दीजिएगा, एक सरल परिभाषा अगर हम देखें तो कभी भी हम दो राशियों की तुलना करते हैं तो उसमें एक राशि का मापन बढ़ने पर दूसरी राशि का मापन भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। एक राशि का मापन करने पर दूसरी राशि का मापन भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं गाड़ी को ही ले लेते हैं, है ना, उदाहरण के लिए हम क्या कर लेते हैं, गाड़ी को ले लेते हैं। तो गाड़ी को देखे होंगे कि कभी भी जैसे कि बस चलती है, एक घंटे में जितना दूरी होता है, एक घंटे में जैसे कि एक घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक घंटे में क्या कर रही है, 120 किलोमीटर की दूरी कर रही है। तो अगर हम उसके 2 घंटे की दूरी याद करनी तो बढ़ेगी, 1 घंटे की बढ़ेगी ना, क्योंकि एक घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करी तो 2 घंटे में क्या हो जाएगी, वो 240 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, हो जाएगी। तो इस तरीके से उसका मापन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक का मापन बढ़ने पर दूसरी के मापन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वहां क्या हो जाती है, आपका एक अनुक्रमानुपाती विचरण होती है। तो ये देखते हैं सवाल उसको हल करके हम बताते हैं कि किस तरीके से एक अनुक्रमानुपाती विचरण होती है। ठीक है, देख सकते हैं मैंने एक सवाल दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसी चाल में वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, उसी चाल में 5 घंटे में कितनी दूरी क्या करेगी, तय करेगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी करती है, तो उसी चाल में 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसको हमें क्या किया गया है, पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले हल कर रहे थे, माना कि हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो हमें कितना का मापन करना है, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि 5 घंटे में एक रेलगाड़ी क्या करती है, x किलोमीटर की दूरी तय करती है। माना कि 5 घंटे में एक रेलगाड़ी x किलोमीटर की जो दूरी है वो क्या करती है, तय करती है। यहाँ क्या हो रहा है, एक अनुक्रमानुपाती विचरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, एक अनुक्रमानुपाती विचरण हो रहा है। यहाँ सारणी बना के हम बता देते हैं किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से हम कर लेते हैं, दो मापन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर हम क्या कर लेते हैं, समय, कितने समय तक जो रेलगाड़ी है चलती है। ठीक है, 2 घंटे में तय की गई दूरी 120 किलोमीटर, 2 घंटे में तय की गई दूरी इधर हम ले लेते हैं, तय की गई दूरी। ठीक है, तो 2 घंटे में जो ट्रेन है वो कितने किलोमीटर चलती है, 120 किलोमीटर। और हमें क्या बोला गया, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो जब 5 घंटे में कोई ट्रेन 5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है उसको हम यहाँ क्या माने, माना कि 5 घंटे में कोई ट्रेन जो है s किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ हम पहले ले लेते हैं, समय जो है हमारे पास 5 घंटा है और किलोमीटर की क्या है, दूरी जो है x किलोमीटर हमने यहाँ क्या किया है, मापन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने बता दिए समय 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी, तो 5 घंटे में कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर की दूरी है ना। यहाँ एक अनुक्रमानुपाती विचरण है, तो लिख लेते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण से। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाता है आपका, x1 बटा y1, ठीक है, बराबर क्या हो जाता है, x2 बटा y2। ठीक है, यहाँ जो पहला मान दिया हुआ है उसको x1 और दूसरा जो मान दिया है उसको हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं। ये जो है आपका x1 हो गया, ये हो गया आपका y1, ये हो जाता है आपका x2 और ये हो जाता है आपका y2। ठीक है, इस तरीके से हम उसको मान लेते हैं। तो x1 का जो मापन है वो आपका क्या है,
2 और y1 को जो मापन है वो आपका क्या है 120 है। उसी तरीके से इधर h2 का जो मापन है वो क्या है आपका 5 और y2 का जो मापन है वो आपका क्या है x किलोमीटर। यहाँ एक दूरी पे मान लिया है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जो मापन दिया हुआ है इस तरीके से आपको दिया हुआ है, हम एक तिर्यक गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। एक समीकरण के रूप में आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इसको हम तिर्यक गुणा के रूप में ले सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर। तो यहाँ 2 का गुना x के साथ हो जाएगा तो 2x होगा। उसी तरीके से 120 का गुना किसके साथ हो जाएगा 5 के साथ हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, x का मापन हमें ज्ञात करना है तो 120 गुना ये क्या हो जाएगा आपका 5 बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं 120 गुना 5 है बटा 2 है और 120 जो है 2 से आसान तरीके से भाग जा सकती है। तो 2 के पहाड़ा में 12 कितनी बार आता है, 2 6 का 12 इस तरीके से आ जाता है और 2 शून्य शून्य, ठीक है। ये हो गया आपका। तो x बराबर 60 का गुना हम 5 के साथ करते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाता है 5 शून्य गुण और 5 6 का 30, 5 6 का क्या हो जाएगा 30। तो ये जो मापन है वो क्या हो जाएगी, जो हमें प्रश्न दिया हुआ था कि 2 घंटे में 120 किलोमीटर एक ट्रेन जो है 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ आप आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक जो ट्रेन है 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 5 घंटे में कितनी हो जाएगी 300 किलोमीटर की दूरी तय वहां करती है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक अनुक्रमानुपाती विचरण के द्वारा सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे के वीडियो में आपको इससे आगे व्युत्क्रमानुपाती से संबंधित आपको सवाल हल करके बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।